डॉक्टर साहब, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45 जो है उनकी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, बड़े तनाज़ात खड़े हुए हैं उसके ऊपर कि उसमें मतलब सभी उसको देख के कुछ हैरान और परेशान हैं कि उसके ऊपर तब्दीलियाँ किस तरह से हैं, फिर क्या है, वो ट्रिब्यूनल्स में अब जाएंगे, वो क्या उसके ऊपर मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक डिबेट छिड़ी हुई है उसके ऊपर। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वफाकी काबीना का नाम सामने आ जाए तो फिर अंदाज़ा होगा कि कैसे, कहाँ पे, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी काबीना का अनाउंस हो गया, वहाँ पर भी अनाउंस हो गया, पंजाब में बाकी जगहों पर भी। तो अगले 2-4 रोज़ में हुकूमत साजी का फेज़ है अभी। उसके बाद फिर ये कि ये किस तरह मामलात आगे जाते हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया में वो एकदम रमज़ान में अब अल्लाह ताला खैरियत से लेकर रहे, 3-4 रोज़ रह गए, लेकिन जंगबंदी नहीं हो सकी। और जंगबंदी ग़ज़ा में नहीं हो सकी बावजूद इसके कि वो पीर के रोज़ होनी थी, बावजूद इसके मंगल के रोज़ नहीं हुई, बावजूद इसके बुध का रोज़ गुजर गया, बावजूद इसके कि हमास का डेलीगेशन वहाँ मौजूद है, इसराइल का नहीं पहुँचा। इसराइल के अंदर जो है वो नेतन्याहू, अच्छा बाइडन अब थोड़ा सा उन्होंने इसराइल की फेवर फिर मतलब वो दरमियान में फंसे हुए हैं कि किस तरफ मैं जाऊँ, इसराइल नाराज़ हो जाएगा, वो ट्रंप सामने आ गया, वो इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स, वो चाहेंगे कि जंग को जल्दी ख़त्म करें। जो मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं या इंडिया है या चाइना है या जो आसियान कंट्रीज़ हैं या जो अफ्रीकन है, यूरोप, वो सारी दुनिया इस वक्त देख रही है कि एक मिनट ठहर जाएँ, ये इस वक्त टर्मोइल सा है, जंगें छिड़ी हुई हैं, तो पोजीशनिंग कैसे करनी है अपने आप को आने वाले दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर चाइना भी देख रहा है कि भाई क्या सारे एकदम से मामलात ऐसे हैं। तो ये जो अरसा होता है ना, ये अरसा जिसमें इस तरह का टर्मोइल हो तो बहुत कुछ होता हो जाता है, क्योंकि वो कोई होता नहीं ना। एक वाशिंगटन है, वो अपने उसमें इंटरनल इलेक्शन में फंस गया, वाइट हाउस सब कुछ हो गया, आगे अगले चंद महीनों में डिबेट्स हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, मुबाहिसे शुरू हो गए, अच्छा बताओ तुमने ये जंग क्यों शुरू की, ये क्यों किया था, इसके बारे में क्या ख्याल, इसके तो एक वहाँ पे एक खपड़ी होती है। तो उसके नतीजे में दुनिया में बहुत कुछ ऐसे हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, बस वाक़यात हो रहे होते हैं वहाँ से, ना कोई बयान ना कोई वो यहाँ तेज़ी के साथ दुनिया के वाक़यात से वो, क्योंकि ज़रा वहाँ पे हुकूमत कमज़ोर होकर अपने इलेक्शंस की तरफ जा रही होती है और अनसर्टन से माहौल वाशिंगटन में होता है। अब इसमें यह है कि एक तो यह है कि दो जंगें हैं और इनको, एक तो जंग है, एक है जाहिरियत, और वो हमला हुआ और उस हमले के पीछे क्या सूरत हाल बनी कई बरसा बरस की। एक ज़ाहिर है कि उस हमास के हमले को आइसोलेशन में तो नहीं देखा जा सकता, उसके पीछे पूरी एक कहानी है, पूरी दास्तान है। अच्छा अब ये है, और खून से लिखी हुई दास्तान है। अब इशू ये है कि लेकिन वो अब हमास जो है वो उस पेरिस माहदे के ऊपर मौजूद है। वो इसराइल कह रहा है कि हम आप हमें लिस्ट दें, कि वो आप हमें लिस्ट दें कि कौन से लोग हमारे, कितने लोग आपके पास ज़िंदा हैं, उनके नाम बताएं जो आप पहले किस में छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं नहीं आप, हम, ये तो तय नहीं हुआ था पहले पेरिस के अंदर। तो इसराइल का डेलीगेशन कायरा गया नहीं, कायरा में हमास के लोग मौजूद हैं। लेकिन ये जो उम्मीद थी कि कि ये रमज़ान से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी ये जाहिरियत, और अच्छा यूरोपीय यूनियन ने साइप्रस से वो कॉरिडोर खोला है, जो 8 का कॉरिडोर है वो वहाँ से खोला है ताकि गज़ा तक आ सके, साइप्रस दरमियान में। और जो टर्की है वो ज़ाहिर है कि मतलब टर्की इस वक्त जो है वो रशिया और अमेरिका के नेटो अलाई है, लेकिन रशिया के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं टर्की के, और टर्की का पूरा गैस और ये जो यहाँ से जो गंदम के माहदे हैं सारे, उसमें टर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अरब दुनिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये बाकी ममालिक सब, इजिप्ट, सब की कोशिश है, यूरोप सबकी, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे हैं कि भी ये जंग जो है इसको जाहिर है, ये जंग, ये असल में तो इस वक्त बिल्कुल उनकी उम्मीद होती है ना कि आज ख़त्म, उनको शायद खबरें भी नहीं पहुँच रही। मैंने आपसे कहा ना कि अब जो फुटेज हम बाहर दिखा रहे हैं जो टीवी स्क्रीन्स पे, ये कोई 1.5 महीना पुरानी फुटेज है। गज़ा में उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। गज़ा एक टोटल ब्लैकआउट है। गज़ा में ना कोई मीडिया है, हमें इतने लोग शहीद हो गए, ये वो है सारा जो कई हफ्तों पुरानी फुटेज है। अब गज़ा में क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग कैसे ज़िंदा हैं, कितने वहाँ पे जानो, आखिरी जो फुटेज आई थी वही थी जिसमें, जो कि सैटेलाइट की इमेज थी, जिसमें बहुत सारे लोग भागते हुए नज़र आ रहे थे कि वो खुराक उठाएं और उनके ऊपर बमों के अटैक्स हुए थे, और उसके बाद वो लोग जो हैं बच्चे और औरतें वो अपनी जानों से चले गए थे। उनकी भी तादाद का कुछ नहीं पता। अब ज़ख्मी भी बाहर नहीं आ रहे, ख़बरें भी बाहर नहीं आ रही, अंदर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, जंगें हो रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन यह है कि वहाँ पे लाखों लोग मौजूद हैं। अच्छा अब इस पूरी सूरत हाल में, और काहिरा
जो है वो एक मरकज़ है, कतर एक मरकज़ है, अमेरिकन ने ज़बान दी है, माहिदा ड्राफ्ट हुआ है, यूरोप के अंदर ड्राफ्ट हुआ है, पेरिस में CIA के चीफ उसमें शरीक हुए हैं, और उसी की बेस पे फिर अमेरिका ने चाइना से बात की है। यहाँ हूतीज़ ने कहा है कि आइंदा परमिट लेके बहर अहमर से जिस जहाज़ आइंदा जो भी जहाज़ गुजरेगा वो हूतीज़ से परमिट लेके, यमन से की इजाज़त के बगैर यहाँ रेड सी से कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा, ये हमारा एरिया है, ये हमारा समंदर है, और यहाँ से आइंदा जो भी जहाज़ जाएगा पहले हमसे परमिशन लेगा, उसके बगैर कोई भी जहाज़ जाएगा तो हम उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। अच्छा, अब ये अगर यहाँ पे एक्सलेशन होती है, यानी यहाँ पे मामलात बढ़ते हैं या मामलात बढ़ते हैं, क्योंकि विक्टोरिया इंग्लैंड के जाने का मतलब ये है कि एक तरह, और ट्रंप की इसका मतलब ये है कि अब यूक्रेन का मामला जो है वो कहाँ जाएगा, यानी एक तरह से पॉलिसी ही हट गई ना, तो फॉरेन ऑफिस से ही भेज दिया, उनको रिटायर कर दिया, रिटायर हो गई वो। तो ये जो है ये एक अजीब मामला हुआ है कि आप एक पॉलिसी जो मतलब बिल्कुल जॉर्ज कैनन की पॉलिसी की मुख्तलिफ अच्छा, जो शुरू की जॉर्ज कैनन की पॉलिसी थी ना कि नेटो होना चाहिए और सख्त करने, बाद में उसने कहा कि मैंने ठहर जाओ, जॉर्ज कैनन ने कहा मैं रशिया को टूट गया, मत समझो ये दूसरी कोल्ड वॉर की तरफ तुम जा रहे हो जो बात कर रहे हो। उस वक्त लोग बात नहीं कर समझते थे, लेकिन अब आज की दुनिया में आप देखें तो जॉर्ज कैनन आपको देखें 98 में बात कहता नज़र आ रहा है, और 98 में तो सोवियत यूनियन के बाद रशिया की वो पोजीशन थी नहीं। वो कह रहा था कि नहीं मैं जानता हूँ रशिया बहुत सख्त, जो भी हाल है रशिया का, प्यूटिन वहाँ पे, और जाहिर है कि अजीब से मामला थे, उसने का बाउंस बैक करेगा, वो कर गया रशिया। अच्छा, अब इशू ये है कि वो जंग, ये जंग, दूसरी मालदीव के साथ जो इलेक्शंस हुए, तो मालदीव के सदर तो गए चाइना, और मालदीव हमारा सार का पड़ोसी मुल्क, मतलब हम इसी रीजन में हैं जिसको कि साउथ एशिया कहा जाता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये इन अल्फाज की बहुत ज़्यादा अहमियत रह गई है। लेकिन ये है कि बहरहाल वो मालदीव, अच्छा मालदीव में वो पहले तो पूरा ही उनका कि मतलब है कि भारत और भारत मुखालिफ के भारत को निकाला जाए, रखा जाए, निकाला जाए, तो फ़ौजें भारत की चली गई नए उनके जब वहाँ पे इलेक्शंस के बाद। लेकिन अब ये है कि वहाँ पे उनका डिफेंस पैक्ट हो गया है चाइना के साथ। अच्छा, ये जो है ना मतलब मैं इसको, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फैसला है मालदीव का। मैं 36 स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ द हिंदू की। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ये मामला है। ये कोई आप इसको ये ना समझें कि ये तो पहले हुआ ना कि इन्होंने कहा कि एलिवेट होगा, और फिर उसके बाद ये कल ये हुआ, पहले 24 घंटों में ये हुआ है जो 35 स्लाइड है कि एज इंडियन ट्रूप्स पुल आउट, वहाँ टेक्नीशियंस पहुँचे, ट्रूप्स बाहर निकली, साथ ही दोनों मुल्कों के जो अस्करी शख्सियात थी उन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया। पहले ये बात होती थी कि जी कार्गो का जहाज़ जा रहा है तो क्यों जा रहा है जी वहाँ पे, उसको तो इमदाद के लिए जा रहा है, और ये जो ऐसे नहीं, अब प्रॉपर डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। अच्छा, ये जो है ये आप ये देखें कि मतलब इसकी बहुत लॉन्ग टर्म अहमियत है। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मालदीव का और चाइना का स्ट्रेटेजिक उनका मुआहदा साइन हुआ है। अच्छा, यानी अब ये नहीं है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये नहीं है कि जी वो वहाँ पे कार्गो का जहाज़ था तो जी फौज का जहाज़ नहीं था, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जहाज़ नहीं था, ये उनकी वो स्ट्रेटेजिक मामला आते हुए इकॉनमी से हट के। अच्छा, ये अब पूरी सिचुएशन ऐसी है, एक डिसीजन ले लिया मालदीव ने कि हम चाइना के साथ हैं, दैट्स इट। अच्छा, ये अब सिचुएशन ऐसी है कि अब मैंने आपसे कहा कि जैसे टर्की है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे अरब ममालिक हैं, जैसे यूरोप है, जैसे अफ्रीका है, जैसे इवन इंडिया है, बांग्लादेश है, बाकी सारे मुल्क इस वक्त जो है, कई मुल्कों में इलेक्शंस होने हैं, कई मुल्कों के अंदर और मामलात हैं, एक टर्मोइल सा है पूरी दुनिया। अब वो जहाँ कहते हैं ना फासन योर सीट बेल्ट्स, कि वो अपनी सीट बेल्ट्स बांध के खामोशी से, सुकून से हालात को, मतलब ये इंतशार ज़्यादा ना बढ़े, इसमें कहीं कोई और झड़पें ना शुरू हो जाएं, कोई और तलखियाँ ना बढ़ जाएं, कोई और मामलात ख़राब ना हो जाएं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रियासतों के दरमियान ना हो जाएं, कोई ऐसी सूरत हाल उलझ ना जाए। देखें, इसमें बिल्कुल तय था कि ये जंगबंदी होनी है, ये बिल्कुल तय था, जंगबंदी नहीं हुई। ये बिल्कुल तय था कि प्यूटिन जो है वो हफ्ते 10 दिन में अमेरिकन कैलकुलेशन के मुताबिक वो सेक्शंस लगेंगे, ये होगा, प्यूटिन को ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ।
बाइडेन साहब को ये भी ट्रम्प पूछेंगे कि ये क्या हुआ था, अफगानिस्तान से भी तो विड्रॉल हुआ ना, वो कैसे हुआ, वो क्या हुआ। तो बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी के मामलात इस वक्त जो हैं वो उलझे हुए हैं, और वहाँ पर ट्रम्प दुनिया को भी मुखातिब अब करेंगे आके, और बाइडेन जवाब भी देंगे। और बाइडेन जो है वो जिस तरह ज़ाहिर जवाब देते हैं तो थोड़ा सा वो फिर बड़ा सा, मैंने आपसे कहा ना कि 2020 आ गया है दोबारा, दुनिया घूम के दोबारा वो 2020 पे चली गई है। और वो ट्रम्प जिनको बहुत ज़्यादा अजब से हालात में निकाला गया था, वो गुस्से में भी हैं, और वो जो है वो मजाक पे उड़ा रहे हैं ट्रम्प बाइडेन का, और वो खुश भी हैं कि मेरे मुकाबले में बाइडेन ही है, कोई और नहीं है। और अमेरिकन जो हैं उनके पास जो पूरी दुनिया को ज़ाहिर है कि लीडरशिप, और इस हवाले से वो पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं कि लीडरशिप कैसे बनाई जाती है, कैसे आपके, उनके पास कोई लीडर नहीं है, उनके पास दो ही चॉइसेस हैं, या बाइडेन या ट्रम्प जी। तो लीडरशिप क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक मसला है बहुत बड़ा जी। बहुत शुक्रिया।